हाँ जी क्लास हमने स्टार्ट की थी फ़िज़िकल केमिस्ट्री और आज हम जो फ़िज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे वो सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री में हमने जो आज आर्टिकल इसको वाइंड अप करना है वो है हमारे पास लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दरअसल तीन चीज़ों पर वाइंड अप होगा। सबसे पहले तो होंगे इसके अजम्पशंस, दूसरे नंबर पर डेरिवेशन, ये हो जाएंगे इसके अजम्पशंस, फिर होगी इसकी डेरिवेशंस, तीसरे नंबर पर जो चीज़ होगी वो होगी ग्राफ, और फोर्थ वो हमारे पास इसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी। लिमिटेशंस के बाद ये मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आज जो अभी हम इसको देखेंगे वो है अजम्पशंस। तो अजम्पशन में याद रखें कि सबसे पहले जो लैंगम्यूर था उसकी जो अजम्पशन है, ठीक है, जो कि कुछ बाद में चेंजिंग भी हुई है, लेकिन उसके मुताबिक जो होंगी वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास होमोजेनिसिटी ऑफ द सॉइड्स, ठीक है, अजम्पशंस। अजम्पशन में अगर हम नंबर 1 देखें तो वो क्या है जी, होमोजेनिसिटी ऑफ साइड्स। अब ये साइड्स यानी वो जगह हैं जो हमारे पास सॉलिड या कह लें लिक्विड, उसकी जो सरफेस है, क्योंकि हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें हमने सरफेस के बारे में ही बार बार कहना है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो सरफेस है, यहाँ पर कुछ गैस, कुछ जो हमारे पास सॉल्यूट्स हैं उनके मालिक्यूल, वो कहते हैं मालिक्यूल जो है स्टिक करेंगे यहाँ पर, लेकिन वो स्टिक करेंगे हर जगह पर एक जैसा। ये जो स्पेस हैं, ये यहाँ पर ये 2D हैं। अगर 3D देखें तो जैसे एक बर्तन सा ही होता है, तो उस बर्तन में देखें तो ये हर तरफ से फैलता है 3 डायमेंशनली। तो वहाँ पर क्या होगा कि ये जो सरफेसेस हैं ये कवर हो जाएंगे। अब ये कवर सरफेसेस जो हैं हर जगह पर एक ही जैसी होती हैं। कई दफ़ा ये मुकम्मल तौर पर कवर होती हैं और कुछ मुकम्मल तौर पर नहीं भी होती, जैसे बीच बीच में से अगर कुछ रह भी जाएं, क्योंकि वहाँ पर भी आगे हम पढ़ेंगे कि डिसॉर्प्शन का प्रोसेस शुरू होता है, डायनामिकली ये आगे चलता रहता है। कहता है होमोजेनिसिटी ऑफ साइड्स, ये साइड्स जो होती हैं हर तरफ एक ही जैसी होती हैं, आपको मालूम है होमोजीनियस का। तो ये इसका पहला अजम्पशन था। दूसरा अजम्पशन कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। दूसरा अजम्पशन ये है कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम में अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा हुआ है कि केमिकल इक्विलिब्रियम की दो हालतें होती हैं, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहाँ पर अब हमने जिसको देखना है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम को नहीं होंगे देखेंगे, क्यों? इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि स्टैटिक और डायनामिक का फ़र्क क्या है। देखें, फ़र्ज़ कर लें अगर हमारे पास कोई ये एक टायर है। अब टायर को हमने घुमाना है, लेकिन पहले हमने इसको स्टैंड पर लगा लें। कोई भी जो बाइक वगैरह है उसको स्टैंड पर लगा लें और इस टायर को घुमाएं। अगर हम कहें कि इस साइड के ऑपोजिट ये वाली साइड है, तो दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक को आप लेफ़्ट कह लें, एक को राइट कह लें, जैसे भी है, या इसको कह लें कि ये जिस तरीके से भी है। अब यहाँ पर ये दोनों वज़न के एतबार से बराबर है, ठीक है। वज़न का वैसे देखते नहीं, आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जैसे इन वज़न के एतबार से दोनों ही इक्वल होंगी। जब दोनों इक्वल होंगी वज़न के एतबार से, तो हम कह सकेंगे कि ये मुतहर्रिक है, रुका हुआ है। तो जब ये रुका हुआ होगा तो उसमें हम कह देंगे कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो जाएगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम कब होगी? जब ये चल रहा होगा, ठीक है। स्टैंड पर लगकर अगर हम इसको घुमाएं, ये चल रहा होगा पहिया, ये पहिया जितना ज़्यादा चलेगा हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो ऑपोजिट पॉइंट हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट ही रहेंगे। जब ये एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे तो कहेंगे कि ये अब ऑपोजिट भी हैं, लेकिन स्टैटिक में भी ऑपोजिट थे लेकिन रुका हुआ था। अब यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ पर मौजूद ये जो पॉइंट है, अब ये आगे की तरफ चलेगा और ये भी आगे की तरफ। अब ये पॉइंट इस पॉइंट की जगह आ जाएगा और ये पॉइंट इस जगह आ जाएगा। जब हम इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो फिर क्या होगा कि दोनों एक दूसरे की जगह पर आ जाएंगे। घूम रहे हैं लेकिन ऑपोजिट फिर भी हैं, इस वजह से अब ये घूमता हुआ पहिया डायनामिक इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। अगर रुका हो तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम।
तो वज़न दोनों तरफ ही बराबर रहेगा, इस वजह से हम इसको क्या कह देंगे कि ये इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम में कि हमारे पास जो ये सरफेस है, अब हम सरफेस पर देखें कि यहाँ पर ये जो गैस के मालिक्यूल्स हैं वो सरफेस पर आएंगे और स्टिक कर जाएंगे, और कुछ गैस के मालिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो स्टिक नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो डिसॉर्प्शन हो जाते हैं। अब हमारे पास ये जो डिसॉर्प्शन होने वाले एडसॉर्बेड मालिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये जो मालिक्यूल स्टिक कर रहे हैं और जो डिटैच हो रहे हैं, ये एडसॉर्बेड, और ये हमारे पास जो सॉलिड है इसको हम क्या कह लेंगे, सॉलिड या लिक्विड, इसको हम एडसॉर्बेंट कह देंगे। अब ये एडसॉर्बेंट की जो सरफेस है यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्टिक करेंगे, उसके बाद डिटैच भी होते जाएंगे, लेकिन आगे हम इसकी भी चलो बात करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक्टिव साइट्स आ जाएंगी, ठीक है, थर्ड नंबर पर इसकी एक्टिव साइट्स एक्चुअली वो साइट्स हैं यहाँ पर जो एक्टिव रहकर, हमेशा याद रखें कि ये मल्टी लेयर नहीं बनाएंगे, ये मोनो लेयर ही बनाएंगे, क्योंकि लैंगम्यूर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में हमने सिर्फ और सिर्फ मोनो लेयर की ही बात करनी है। एक इसका लिमिटेशन यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ये क्या सिर्फ और सिर्फ मोनो लेयर ही बनेगी, ठीक है। देखें ये ऊपर जो वाइड है, ये जो ऊपर स्पेसेस आ जाएंगी, इन वाइड को कवर करने के लिए एक और भी लेयर ऊपर आ सकती है, उस लेयर के एक और ऊपर लेयर आ सकती है, लेकिन हमने उनकी बात नहीं करनी, मल्टी लेयर की बात नहीं करनी, हमने सिर्फ और सिर्फ पहली लेयर की बात करनी है जिसको हम कह देते हैं मोनो लेयर जी। उसके बाद हमारे पास इसके 3 अजम्पशन हो गए। चौथे नंबर पर जो अजम्पशन होगा वो होगा हमारे पास रेट ऑफ एडसॉर्प्शन, यानी कि यहाँ पर आने वाले जो मॉलिक्यूल होंगे, ले हम देख लेते हैं, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन, ये अब थोड़ी सी स्पेस कम है, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन फोर्थ अजम्पशन है। अब यहाँ पर रेट ऑफ एडसॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा ये हमारे पास इसका वॉल्यूम होगा, जितना ज़्यादा इसके पास हमारे पास जो मास है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा कहता है रेट ऑफ एडसॉर्प्शन होगा। क्यों? क्योंकि स्टिक मॉलिक्यूल्स ने स्टिक करना है ऊपर, तो जितनी ज़्यादा जगह होंगी उतना ही ज़्यादा ये भी स्टिक करेगा, जितने सेंटीक्यूब मीटर कह लें कि इसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होता जाएगा, वहाँ पर आकर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच होते जाएंगे। तो इसलिए ये अवेलेबल स्पेस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। रेट ऑफ, हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, अवेलेबल स्पेस के, अवेलेबल स्पेस या अवेलेबल साइट्स कह लें, जो भी कह लें, कहता है कि ये रेट ऑफ एडसॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अवेलेबल स्पेस के, अवेलेबल साइट्स के। तो हमारे पास 5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, ठीक है। अब ये इसके उलट है, 5 वाला पॉइंट अजम्पशन, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। अब रेट ऑफ डिसॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ऑक्युपाइड स्पेस, ऑक्युपाइड साइट्स कह लें, चलो स्पेस या साइट्स। अब ये जितनी कवर्ड है, ऐसा भी ये जितनी कवर्ड है, ठीक है, जितनी ज़्यादा कवर्ड स्पेसेस होंगी, स्टिक होंगी, इनमें से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से जा सकेंगे ना। अब जहाँ पर मॉलिक्यूल स्टिक ही नहीं, वहाँ से कैसे मॉलिक्यूल जो हैं वो वापस डिज़ॉल्व हो सकेंगे। इसलिए डिटैच होने के लिए यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने कवर्ड हैं, जो ऑक्युपाइड हैं, तो वो जो होंगे वही वापस जा सकेंगे, जो आया ही नहीं वो वापस कैसे जाएगा। इसलिए ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, और डिटैच भी यही होंगे जो ऑक्युपाइड साइट्स हैं, ठीक है। इसलिए ये डिपेंड करेगा, ये कह लें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, जो ऑक्युपाइड स्पेस यहाँ पर मौजूद होंगी। तो ये, और एक इसमें कह लें कि 6 नंबर पर जो अजम्पशन आ जाएगा वो होगा जी टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर लें। अगर आप प्रेशर की ही बात कर लें तो ये देखें जी, ये हमारे पास अवेलेबल स्पेस हम बना लेते हैं, ये इसके सरफेस के ऊपर है ये अवेलेबल स्पेस। अगर हम यहाँ पर इसको एक कह लें कि एक बड़े से बीकर में हम इसको बंद कर लें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, हवा का प्रेशर, एयर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा कर दें। एयर प्रेशर अगर हम बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो एयर क्या करेगी, यहाँ से एंटर हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा एयर होगी
तो एयर के मालिक्यूल स्टिक भी इस सरफेस पर उतने ही ज़्यादा होंगे, ठीक है। यहाँ से एयर आएगी तो जितनी ज़्यादा हो जाएगी उतने ही ज़्यादा यहाँ पर एयर के मालिक्यूल स्टिक कर जाएंगे यहाँ पर। तो अगर प्रेशर कम होगा तो गैस के मालिक्यूल कम होंगे, तो इधर अटैचमेंट भी उनकी कम होगी। ये होगा हमारे पास प्रेशर की बात। और टेम्परेचर, ये कह लें कि अगर प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको भी हम चलो इस तरीके से लिख लेते हैं, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन में जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो टेम्परेचर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा अगर हम प्रेशर करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता जाएगा, और जितना टेम्परेचर कम रखेंगे उतना ही एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन कम होगा। यहाँ पर जो मालिक्यूल हैं वो कम स्टिक होंगे जी। यहाँ पर अजम्पशंस की बात हुई। नेक्स्ट हमारे पास इसकी डेरिवेशंस को कोशिश करके शॉर्ट से शॉर्ट किया गया है। अजम्पशन इससे पहले हमने बयान कर दी, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगी इसकी डेरिवेशंस। अब डेरिवेशंस के लिए क्या होगा कि हमें फ्रूडरिच इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर फ्रूडरिच इक्वेशन असल में क्या है, x/m। इसको अगर हम वहाँ से स्टार्ट कर लें तो ठीक होगा। फ्रूडरिच इक्वेशन होगी हमारे पास x/m। अब x/m इज इक्वल टू हो जाएगा जी थीटा। ये किसने कहा था, ये फ्रूडरिच इक्वेशन है, ये फ्रूडरिच साइंटिस्ट है, उसने कहा था, लैंगम्योर भी एक साइंटिस्ट है। तो फ्रूडरिच इक्वेशंस में उसने x/m, अब यहाँ पर जो m है ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पर अगर गौर करें तो ये हमारे पास कह लें कि इसकी सरफेस आ गई। अब ये जो टोटल इसकी सरफेस के साइड्स होंगी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आकर स्टिक करेंगे, इन सारी साइड्स, ये टोटल जो साइड्स हैं, ठीक है, इनको मैस, ये टोटल जो इसका मैस है सरफेस का, उसको m से ज़ाहिर कर दिया गया, ठीक है। मैस ऑफ टोटल साइड्स, और उसके बाद कह लें कि ये जो ऊपर x है, x क्या है जी, ऑक्यूपाइड स्पेस, यानी कि जितनी इसमें कवर होंगी। ध्यान से समझना इसको, कोई मुश्किल नहीं यहाँ पर डेरिवेशन के लिए। डेरिवेशन करने के लिए आपको ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो कवर होने चाहिए। देखें, कह रहा है कि ये इतने से पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, वो कवर्ड है, कुछ अनकवर्ड रह गए। वैसे ये होमोजेनिसिटी में होता है, ये अरेंजमेंट के साथ नहीं होता कि कुछ जो है वो अनकवर्ड आ गए, फिर आगे कुछ कवर्ड आ गए, फिर अनकवर्ड, ये बीच बीच में से कुछ अनकवर्ड रह जाते हैं। लेकिन हम आपको इस तरीके से समझाते हैं। कहता है कि ये कुछ कवर्ड स्पेसिस हैं, अब इनको क्या कह देंगे हम, ये ऑक्यूपाइड स्पेस है, ऑक्यूपाइड साइड्स इज इक्वल टू थीटा। अब देखें ये थीटा जो है यहाँ पर, ये x जो है वो ऑक्यूपाइड साइड्स को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो मैस, ये जो m है वो मैस ऑफ टोटल साइड्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम मैस ऑफ टोटल साइड्स, जो इसकी टोटल साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स, इनको हम n से ज़ाहिर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n, और ये ऑक्यूपाइड स्पेस, ये ऑक्यूपाइड साइड्स ले। अब यहाँ पर हम क्या निकालना चाहेंगे, ऑक्यूपाइड साइड्स। तो ऑक्यूपाइड साइड्स निकालने के लिए हम ऑक्यूपाइड साइड्स को इस तरफ ले आएंगे, हमारे पास थीटा और n एक तरफ चले जाएंगे, तो ये आ गया हमारे पास ऑक्यूपाइड साइड्स। तो जो हमारे पास चीज़ थी कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमने आगे आपको एक्सप्लेन किया था, ये दो ही चीज़ों पर डिपेंड करता है, दो ही चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक है प्रेशर, ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ से, चलो यहाँ से एक नई चीज़, वो क्या है जी, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन सी दो चीज़ों के, एक तो हमारे पास आ गया प्रेशर, ठीक है, यानी कि आपको आगे एक्सप्लेन किया था, प्रेशर जितना ज़्यादा होगा हवा का, वहाँ पर उतने ज़्यादा यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्टिक करेंगे।
और एक रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबल साइट्स, जो दूसरा आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। अब साइट्स जो हैं वो जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। भाई जितने ज़्यादा मकान होंगे, मालिक मकान, उतना ही ज़्यादा जो किराएदार हैं वो भी ढूंढ कर वहाँ पर किराएदारों को दे देगा। लेकिन अगर मकान ही नहीं होंगे तो मालिक मकान कैसे दे सकेगा? इसलिए यहाँ पर भी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा अवेलेबल साइट्स होंगी। अब अवेलेबल साइट्स निकालने के लिए, अब अवेलेबल साइट्स देखें हमारे पास ये जो अब और ज़्यादा अवेल करने के लिए साइट्स मौजूद हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, अवेलेबल साइट्स निकालने के लिए ये जो कवर्ड सरफेस हैं, कवर्ड सरफेस को टोटल में से माइनस कर दें तो हमारे पास अवेलेबल साइट्स आ जाएंगी। तो लें रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अब देखिए हमारे पास जो n है वो आपको आगे भी एक्सप्लेन किया था, टोटल नंबर ऑफ़ साइट्स हैं। तो इनमें से कहते हैं हम किसको माइनस करेंगे, जो ऑक्यूपाइड स्पेस है। ठीक है, ऑक्यूपाइड स्पेस हमारे पास होंगी NQ, ये जो आके ऑक्यूपाइड स्पेस लिखी हुई हैं लें जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ऑक्यूपाइड स्पेस N मीन ये सब टोटल को कहना है। अब यहाँ पर ये जो ऑक्यूपाइड स्पेस है NQ वो ये, तो हमारे पास ये वाला एरिया निकल आएगा। तो यही हम निकालना N माइनस NQ लें जी। इन दो चीज़ों पर यह डिपेंड करता है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लें तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा जी, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, उसके अलावा N माइनस NQ। अब इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये मल्टीप्लाई बाई n को कॉमन ले लें आप, यहाँ पर 1 माइनस Q आ जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाकर इक्वालिटी और साथ में कांस्टेंट लिखा जाता है, इसका इस चीज़ का आपको मालूम है। अब हम क्या करेंगे, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अब ये इक्वालिटी और यहाँ पर हम लिख लेंगे, ले ली ये कांस्टेंट लिख देते हैं KA, और साथ में आ गया P मल्टीप्लाई बाई N और 1 माइनस थीटा। यहाँ तक ये हमारे पास रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आ चुका है। अब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बाद हमने रेट ऑफ डिसॉर्प्शन मालूम करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, लेंगे अब यहाँ पर हमने रेट ऑफ डिसॉर्प्शन फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ डिसॉर्प्शन अब आपको अजम्पशन में भी यही इसीलिए बताया गया था कि ये जितनी ज़्यादा जगह फिल है, ये जो स्टिक कर चुके हैं मालिक्यूल, अब यही यहाँ पर वापस भी जाएंगे और कुछ मालिक्यूल स्टिक करने के लिए भी आएंगे। अब यह जो सिलसिला है ये डायनामिकली चलता रहता है। यहाँ पर कुछ मालिक्यूल जो हैं वो स्टिक करेंगे और कुछ जो हैं वो उतनी तादाद में कहता है कि वापस भी चले जाएंगे, एयर में चले जाएंगे वापस। तो इस वजह से ये डायनामिक कहलाएगा। और ये दो सूरतें, एक रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी होता जा रहा है और एक रेट ऑफ डिसॉर्प्शन यानी डिटैच भी होते जा रहे हैं। अब रेट ऑफ डिसॉर्प्शन जो है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। रेट ऑफ डिसॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे पास ये जो ऑक्यूपाइड स्पेस है NQ, ठीक है। ये इसीलिए पहले लिख दिया है रेट ऑफ, ये ऑक्यूपाइड स्पेस देखें ना, हमने पहले ही फाइंड आउट किया ये QN, तो हम इसको लिख लेते हैं NQ रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। अब हमने प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करना है। रेट ऑफ डिसॉर्प्शन यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करनी है हमने इक्वल, साथ में कांस्टेंट हम इसका लगा देते हैं B, उस वाले का A था। अब यहाँ पर N और Q नहीं मतलब सॉरी थीटा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि रेट ऑफ डिसॉर्प्शन यहाँ तक ही हमने कवर करना है। उसके बाद हमारे पास एक नया सोल्यूशन कि ये दोनों ही डायनामिकली आपको मालूम है, इसीलिए एक्सप्लेन किया था, डायनामिकली इक्विलिब्रियम है दोनों, डायनामिकल इक्विलिब्रियम। इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन।
अब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगी हमारे पास, वो हमने यहाँ पर आगे ये फाइंड आउट किया हुआ है, इक्वेशन नंबर 3 कह लें और ये इक्वेशन नंबर 4 कह लें, हमने आगे ही इसको फाइंड आउट कर चुके हैं। अब ये यहाँ पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये वाला पुट कर दें, के और पी, अब बेशक ये ना लिखें आप, ई और आगे एन 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन में के बी एन और थीटा। जी अब यहाँ पर देखें तो ये एन से फौरी तौर पर कैंसिल हो जाएगा। अब के ए और के बी ये जो दोनों हैं वो इस तरफ आ जाएंगे, के ए और के बी, तो एन से ख़त्म हो गया। यहाँ पर अब हमारे पास जो चीज़ रह गई वो हो जाएगा एक प्रेशर, और 1 माइनस थीटा था, 1 माइनस थीटा उस तरफ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर आगे ही एक थीटा मौजूद है, के बी जो है वो इधर आ चुका है, और ये 1 माइनस थीटा जो है उस तरफ चला जाएगा, और ये यहाँ तक हमारे पास कहता सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर के ए और के बी दोनों ही कांस्टेंट है, तो हम इनको एक प्राइम कांस्टेंट से ज़ाहिर कर देते हैं, लें जी। तो साथ में P इज इक्वल टू थीटा ओवर 1 माइनस थीटा। अब हमको चाहिए जी थीटा, क्योंकि हमने थीटा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा को इस तरफ ले आएंगे। तो इसको अगर हम क्या कर दें जी, मज़ीद सॉल्व कर दें, तो ये आ जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर के पी। जी यहाँ तक हम पहुँच चुके। अब यहाँ पर हम इसको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, थीटा पर अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 ओवर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर के पी। अब यहाँ पर -1 है, ये इस तरफ इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +1। अगर हम इसको मज़ीद चलो उधर कर लेते हैं, 1 ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 + 1 ओवर के पी। यहाँ तक उम्मीद है कि कोई क्वेश्चन नहीं होगा। उसके बाद हम जो अगला जो यहाँ तक अब हम क्या करेंगे जी, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर थीटा इज इक्वल टू के पी प्लस 1 ओवर के पी। जी अब यहाँ पर हमारे पास हम इसको ऐसा करेंगे, मज़े की बात यह है कि अब हम इसको फ्लिप कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद हमारे पास जो ये क्यू है और जो थीटा है वो ऊपर चला जाएगा, और बाकी जो चीज़ हो जाएगी वो के पी ओवर के पी प्लस 1 यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास के पी ओवर के पी प्लस 1, तो कहता है कि यहाँ तक थीटा इज इक्वल टू के पी ए प्लस 1 के पी ए। तो इसको हम मज़ीद अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें मालूम है कि ये जो थीटा है इसको हमने पहले ही आपको बता दिया था कि फ्रूलिच इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसको फ्रूलिच ने ड्राइव किया था। फ्रूलिच इक्वेशन, अब ये हमारे पास यहाँ पर फ्रूलिच इक्वेशन थी, तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर हम थीटा की जगह x ओवर m को पुट कर सकते हैं। तो इसको हम x ओवर m इज इक्वल टू के पी ए ओवर, यहाँ पर अब हमारे पास 1 प्लस के पी ए। जी अब हम क्या करेंगे कि p को इस तरफ ले आएंगे, तो ये हमारे पास अच्छा यहाँ तक जो है ना, ये हमारे पास लैंगुर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म उसकी ये जो इक्वेशन है वो आ चुकी है, लेकिन आगे हमने इसको ग्राफ के लिए मज़ीद जो है ना इसमें चेंजिंग करनी है। यहाँ तक जो हमारा एक डेफिनेट आंसर है वो आ चुका है, लेकिन यहाँ पर अब हम x ओवर m आगे ये जो के पी ए है और के पी ए, यहाँ पर ये जो k है ये एक्चुअली
देखें बाज़ ऐसी बुक्स हैं यहाँ पर, देखें बाज़ ऐसी बुक्स हैं यहाँ पर ये कुछ डिफरेंस दिया हुआ था। यहाँ पर ये के ए है असल में, ये यहाँ पर क्या है जी के ए और ये है के बी। तो बाज़ ऐसी बुक्स हैं जहाँ पर इसको इसी को ही आंसर को क्या लिखा होता है ए, के ए को डायरेक्ट ए लिखा होता है और ये पी, बाकी 1 प्लस यहाँ पर के बी है तो यहाँ पर बी लिख दिया होता है और ये पी। इस तरीके से ज़ाहिर किया जाता है। ये कुछ बस कह लें कि चीज़ एक ही है, बस कुछ डिफरेंस है बुक में कि आंसर वही होता है, बस के ए की जगह ए और के बी की जगह यहाँ पर बी लिखा होता है जी। हम क्या करते हैं आगे, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। हम क्या करेंगे जी, एक्स ओवर एम और पी को इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स ओवर एम और पी, ये जो पी है वो इस तरफ आ चुका। बाकी जो हमारे पास चीज़ रहेगा वो क्या है के ए ओवर 1 प्लस के बी और पी ए जी। अब हम इसको क्या करेंगे जी, फ्लिप कर देंगे, उल्टा कर देंगे, वही मज़े की बात। अब यहाँ पर ये हो जाएगा पी ओवर एक्स और एम, तो ये आ गया 1 प्लस के बी पी ए ओवर के ए। अब इसको इसी तरीके के बाद लिखने के बाद हम क्या करेंगे 1 प्लस के ए प्लस के बी पी ए और के ए, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। किया करें जा ना थोड़ा जा कम रहेगा। वन प्लस के ए और के पी जी, यहाँ तक हम इसको क्या कह सकते हैं पी ओवर एक्स ओवर एम। तो यहाँ पर 1 ओवर के ए, इसको हम अलहदा भी लिख सकते हैं, प्लस के बी ओवर के ए और पी, यहाँ तक भी हम इसको लिख सकते हैं जी। यहाँ तक हम जिस कह लें कि मोड़ पर पहुँच चुके हैं, वहाँ पर क्या है कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए अब बिल्कुल प्रिपेयर है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लें जी, ये वैल्यू आ चुकी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब वहाँ पर हमारे पास ग्राफ इसका बनाएं, तो ग्राफ बनाने के लिए हम चलो इधर से ही कोशिश करते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए ताकि हम आगे इसका ग्राफ बना सकें। लें जी, ग्राफ के लिए अब हम इसको शुरू से इधर से फिर से मिटा देते हैं। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ में एक चीज़ के जो ये हमारे पास हो गया y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये हमारे पास आ चुका है ओरिजिन। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास y एक्सिस पर आ जाएगा वो हो जाएगा p, ये वैल्यू जो हमारे पास x एक्सिस पर आ जाएगी p ओवर x ओवर m। तो जो हमारे पास y एक्सिस पर वैल्यू आ जाएगी वो जो p लिख देंगे। और यहाँ पर अब हमारे पास इंटरसेप्ट भी निकल चुका है, ठीक है, इंटरसेप्ट 1 ओवर के। इस वजह से यहाँ ओरिजिन से शुरू स्टार्ट नहीं होगा, ये थोड़ा सा ऊपर से जो ग्राफ है वो हमारा शुरू होगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है वो अब आ चुकी है। तो वो है जी हमारे पास 1 ओवर के ए। कह लें कि ये जो है हमारे पास इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1 ओवर के ए। और जो हमारे पास स्लोप है वो आ गई है इस तरीके से के बी ओवर के ए, ये आ चुकी है हमारे पास स्लोप इसकी।
जी, ये हमारे पास इसका ग्राफ आ चुका है, जिसको हम कह सकेंगे ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलें तो आपको बताया था कि इसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी। अब लिमिटेशंस उसकी गालबन 2 लिमिटेशंस ही हैं। वो 2 लिमिटेशंस कौन सी हैं? एक है हमारे पास कि ये इसमें ये ओनली ऑन एप्लीकेबल किस पर है, ये लिमिटेशन जो है वो जी, इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो इसकी लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो आपको कहा था कि इसकी 2 ही लिमिटेशंस होंगी। नंबर 1, ये ओनली ऑन एप्लीकेबल होता है लो प्रेशर, ये लो प्रेशर पर एप्लीकेबल है। और दूसरा कि ये क्या सिर्फ और सिर्फ मोनो लेयर्स ही बनाएगा, जैसे आपको मैंने अजम्पशंस में भी बता दिया था कि ये मोनो लेयर बनाएगा। इसलिए ये हमारे पास जिसकी 2 लिमिटेशंस आ जाती हैं। यहाँ तक हमारे पास जो है वो लैंग्वेज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आसान भी होगा। तो पहला लेक्चर इसलिए ओके।